पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मिशा को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से ध्रुव का पता चला। पुलिस ने यह बात सभी को बता दी तो अर्णव निशांत को देखते हुए बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशांत उसकी बात मान गया कि तभी इश्की, मिहिर और रूही भी बोल पड़े, हम भी जाएंगे डैड, प्लीज अंकल हमें भी अपने साथ ले चलिए। यह सुनकर निशांत बोला, नहीं बेटा, वहां पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सब वहां नहीं जा सकते। यह सुनकर मिहिर बोला, अंकल जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज हमें ले चलिए। इस बार निशांत मान गया, लेकिन वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम सबकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से चले गए। वो जगह शहर के कुछ दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने जंगल से कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी रोक दी और निशांत गाड़ी से बाहर आकर बोला, यहां से हमें पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी चौकन्ना नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। इस पर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इश्की, रूही और मिहिर को कार में ही रुकने को कहा गया। जब सभी लोग उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत से गुंडे मौजूद थे जो घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करने लगी और फिर आराम से घर के अंदर चली गई। उधर कार में इश्की, रूही और मिहिर से बैठा नहीं जा रहा था। उनके लिए एक एक पल मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भी कार से निकलकर उनके पीछे चले गए। घर के पास आकर उन लोगों ने देखा कि सभी गुंडे बेहोश थे, इसलिए वो भी घर के अंदर जाने लगे। लेकिन अंदर जाने के लिए उन तीनों ने पीछे का रास्ता चुना, जिससे वो पुलिस की नजरों से बच सकें। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो एक रूम के अंदर से उन्हें एक लड़की के चीखने की आवाज आई। जैसे ही ये आवाज उन तीनों के कानों में गई, उन लोगों ने उस आवाज को पहचान लिया और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन तीनों के मुंह से एक ही नाम निकला, मिशा। उन तीनों के दिल में दर्द पैदा करने के लिए उसकी आवाज ही काफी थी, क्योंकि इस आवाज से ही समझ में आ रहा था कि मिशा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वहीं पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्णव के कानों में भी वही आवाज पड़ी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहां पर उन्हें इश्की, रूही और मिहिर दिखे। निशांत जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। वहीं रूम से आती आवाज दर्द भरी थी, जिसे सुनकर इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत ने सभी को अलर्ट किया और एक झटके में दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा उन सभी की आंखें नम करने के लिए काफी था। अंदर मिशा बिना कपड़ों के बेड पर बेजान सी पड़ी थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के आराम से सोफे पर बैठे हुए बियर पी रहे थे। वो चारों लड़के मिशा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा, सभी वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया। इश्की और रूही मिशा की हालत देखकर भागते हुए उसके पास आए और वहां पड़े ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। उन्होंने जल्दी से मिशा को अपने गले से लगा लिया। जब अर्णव ने मिशा की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मिशा इश्की और रूही के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बेहोश हो गई। तभी मिहिर बोला, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मिहिर ने मिशा को गोद में उठा लिया और उसे लेकर भागते हुए उस घर से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी भी आंखें नम थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे कूल बहन के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी अर्णव उसके पास आकर बोले, मिहिर जल्दी से मिशा को घर लेकर चलो, डॉक्टर्स वहीं आ जाएंगे। इस पर मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और मिशा को इश्की और रूही के साथ बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। मिहिर कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और पीछे मिशा बेहोशी में भी दर्द से चीख रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, एक बार फिर से मिहिर ने मिशा को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चला गया। घर के अंदर कोमल परेशान सी इधर उधर टहल रही थी। जैसे ही उन्होंने मिहिर को अंदर आते हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़ने लगी और अगले ही पल उनके कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि उनकी नजर मिहिर की गोद में लेटी हुई मिशा पर गई। उसकी हालत ये बताने के लिए काफी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कितने दर्द में होगी। मिशा की ये हालत देखकर घर के सभी सर्वेंट भी शॉक्ड हो गए। इस वक्त सभी की आंखें भी नम थीं। कोमल जी बुद्ध बनी एक जगह पर खड़ी थी। तभी उनकी नजर अर्णव पर गई। वो उनके पास आकर घबराते हुए पूछने लगी, ये मिशा को
कि मिशा को क्या हुआ है? आपने मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते ही मिशा को क्या हो गया? कोमल जी की बात का जवाब दिए बिना अर्णव मिशा के रूम की तरफ बढ़ गए और कोमल भी भागकर मिशा के पीछे आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स मिशा के रूम के अंदर आए और वो उसकी हालत देखकर समझ गए कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। डॉक्टर्स ने सभी को बाहर जाने को कहा तो इश्की उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, मैं मिशा के पास रहना चाहती हूँ। डॉक्टर्स उसकी बात मान गए। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान इश्की ने मिशा का हाथ पकड़ रखा था। उसके शरीर के निशान देख उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर इश्की से बोली, बेटा ऐसे कमजोर नहीं पड़ते हैं, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा? ये बोल उस लेडी डॉक्टर ने इश्की के सिर पर हाथ रख दिया। फिर उससे बोली, ये कुछ देर बेहोश रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकता है, तो इसका ख्याल रखना और इसे संभाल लेना। ये बोल डॉक्टर्स बाहर आ गए। लेडी डॉक्टर बाहर आई और उन सभी को देखकर बोली, मिशा के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान हैं। उसके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार हुई है और कितने लोगों ने किया है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी और उस बच्ची को भी आप सभी को ही संभालना होगा, इसलिए आप सभी को उसके लिए स्ट्रांग होना होगा। ये बोलकर डॉक्टर्स वहां से चले गए। अंदर रूम में इश्की मिशा का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उसे मिशा की फुसफुसाने की आवाज आई। वो अपना कान उसके मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि मिशा क्या कहना चाहती है। मिशा बेहोशी की हालत में गिड़गिड़ाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, तुम नहीं जानते हो मेरे भाई को, वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं, वो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोड़ दो मुझे। मिशा के मुंह से ये सब सुनकर इश्की को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस भाई के बारे में वो बोल रही थी उसे तो शायद उसकी हालत का अंदाजा भी नहीं था। इश्की मन में बोली, एक बहन को अपने भाई से उम्मीद होती है कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ जब तुम्हें उस भाई की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ नहीं था। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मिशा, राजवीर उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे। ये बोलकर इश्की मिशा के रूम से बाहर आ गई और रूही को मिशा के पास जाने को कहा। फिर इश्की अपने रूम में जाकर मिहिर के फोन से समर को कॉल लगाने लगी। समर ने भी 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं किया, पर इश्की बार बार ट्राई करती रही और काफी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। समर के कॉल पिक करते ही इश्की बोली, समर, राजवीर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। इश्की की बात सुनकर समर बोला, मैम सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। इस पर इश्की बोली, आई डोंट केयर, तुम अभी के अभी मेरी उनसे बात करवाओ। समर आखिर में इश्की की बात मानकर मीटिंग रूम में चला गया, जहां राजवीर मीटिंग में बिजी था। समर राजवीर के बगल में जाकर उससे धीरे से बोला, सर, इश्की मैम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैंने कहा कि आप बिजी हैं, पर वो मानी नहीं। इस पर राजवीर ने सभी को मीटिंग रूम से बाहर जाने को बोला और फिर समर के हाथ से फोन लेकर बोला, हेलो। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो अपने आंसू नहीं रोक पाई और रोते हुए बोली, राजवीर आप प्लीज वापस आ जाइए। इश्की को रोते देखकर राजवीर को उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। उसने इश्की को शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ इश्की, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर इश्की बोली, आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाइए। राजवीर बोला, हाँ ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद राजवीर ने इश्की का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और समर से बोला, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। इस पर समर बोला, बट सर अभी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग हैं। राजवीर बोला, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मेरे लिए इश्की से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस पर समर बोला, ठीक है सर, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। दूसरी तरफ इश्की अपने रूम में बैठी रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने उठकर अपना फेस वॉश किया और मिशा के पास चली गई। उसने देखा कि मिशा को होश आ गया था और वो कोमल के गले लगकर बैठी हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। सभी मिशा को खिलाने की कोशिश में लगे थे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो बस एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। इश्की मिशा के पास गई और उसे खिलाने का ट्राई करने लगी,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे ऐसे देखकर सभी की आंखें नम थीं। मिशा की ये हालत देखकर दादी बोली, ये अचानक से क्या हो गया हमारे घर में? मेरी फूल सी हंसती खेलती बच्ची को किसकी नजर लग गई? दादी जी की बात सुनकर कोमल बोली, जरूर मिशा को मेरे ही पापों की सजा मिली है। कोमल ये बोलकर रोने लगी कि तभी अर्नब उनके पास गए और उन्हें लेकर दूसरे रूम में चले गए। रूही दादी को देखते हुए बोली, दादी आप भी जाइए, हम हैं ना मिशा के साथ, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तभी मेहर दादी जी को अपने साथ लेकर चला गया। रूही और इश्की एक बार फिर से मिशा को खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों मिशा के पास बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ गई। रात में बार बार मिशा नींद में चिल्लाकर उठ जाती तो इश्की और रूही बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा सुलाती। सुबह का वक्त, इश्की उठकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आई और राजवीर का वेट करने लगी। कुछ देर बाद राजवीर घर में एंटर हुआ तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज पहली बार था जब सुबह के वक्त हॉल में घर का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। सभी सर्वेंट भी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे और उन्हें भी इस बात का होश नहीं था। राजवीर घर वापस आ गया, क्योंकि हमेशा जब भी घर में एंट्री लेता था तो उसकी मौजूदगी ही सभी लोगों को डराने के लिए काफी होती थी, लेकिन आज किसी को पता ही नहीं चला। राजवीर सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से इश्की को आवाज दी और जैसे ही इश्की ने राजवीर की आवाज सुनी वो उसकी तरफ भागी चली आई और उसे जोर से गले लगाकर रोने लगी। एक बार फिर इश्की को रोते देखकर राजवीर परेशान हो गया और बोला, इश्की क्या हुआ है, मुझे बताओ। तुम फोन पर भी रो रही थी, देखो मेरी तरफ, मैं आ गया हूं ना, अब बताओ क्या हुआ है। राजवीर की बात सुनकर इश्की रोते हुए बोली, वो मिशा। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। राजवीर इश्की को खुद से दूर कर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर इश्की राजवीर को सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे वो उसे बातें बता रही थी वैसे वैसे राजवीर का गुस्सा बढ़ रहा था। राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल कर इश्की से बोला, चलो मिशा के पास चलते हैं। ये बोलकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मिशा के रूम में आ गया। इस वक्त मिशा के रूम में मेहर और रूही बैठे हुए थे। जैसे ही उन दोनों की नजर राजवीर पर गई, दोनों ही बेड पर से खड़े हो गए। राजवीर बस एक टक मिशा को देख रहा था, जो चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। राजवीर धीरे धीरे अपने कदम मिशा की तरफ बढ़ाने लगा और उसके सामने जाकर बैठ गया। क्या करने वाला है राजवीर? और क्या राजवीर उन गुंडों को ऐसे ही छोड़ देगा या देगा उन्हें कोई सजा?